शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के उस आखिरी दौर से। एक जमाना था जब अकबर, शाहजहां जैसे ताकतवर बादशाह थे। हाँ। लेकिन बाद में आए बहादुर शाह, उन्हें साहिब खबर भी कहते थे, या मोहम्मद शाह रंगीला। सही। तो क्या ये जो कमजोर नेतृत्व था यही पतन का मुख्य कारण बना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण तो था ही। मतलब कमजोर बादशाह तो थे ही, साथ में दरबार में इतनी गुटबाजी थी, सत्ता के लिए खींचतान, वो जुल्फिकार खान, फिर सैयद बंधु। हाँ, किंग मेकर कहते थे उन्हें। बिल्कुल, वही असल में सत्ता चला रहे थे। और नीतियां भी कैसी थी, जैसे वो इजारा व्यवस्था, मतलब लगान वसूली का ठेका दे देना। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को। हाँ, इससे किसानों का शोषण और बढ़ गया। तो ये जो अंदरूनी कमजोरी थी ना, इसी ने बाहर की ताकतों को, मतलब क्षेत्रीय शक्तियों को और यूरोपीय कंपनियों को मौका दिया। हाँ, ये बात तो है। जैसी दिल्ली मतलब मुगल केंद्र कमजोर हुआ ना, नक्शे पर नई ताकतें दिखने लगी। सही। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आ गए, अवध में सादत खां। बंगाल, मराठे, सिख, मैसूर, ये सब अपनी अपनी जगह बनाने लगे थे। तो क्या ये सिर्फ मुगल शक्ति के जाने से जो खालीपन आया था उसे भर रहे थे? काफी हद तक तो यही था। ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये मुगल ढांचे के अंदर ही उभरी थी, पर धीरे धीरे वो ज्यादा स्वतंत्र होती गईं। जैसे अवध का आपने जिक्र किया। हाँ, अवध में देखिए, आसफउद्दौला ने राजधानी लखनऊ बनाई, कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया, बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। लेकिन फिर ये आपस में भी तो लड़ते रहे होंगे। बिल्कुल, यही तो एक और कमजोरी थी। आपसी लड़ाइयों ने उन्हें और कमजोर किया, जिसका फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। अवध का अंत भी तो दुखद ही हुआ। हाँ, वो वाजिद अली शाह। हाँ, उन पर कुशासन का आरोप लगाया और अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया। और इसी समय में वो यूरोपीय कंपनियां भी आ रही थीं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। क्या ये शुरुआत में सिर्फ मसाले और कपड़े के लिए आए थे? शुरू में तो मकसद व्यापार ही था। देखिए, जो पुराने रास्ते थे ना, जमीन वाले, रेशम मार्ग जैसे, या लाल सागर वाले समुद्री रास्ते, हाँ। उन पर तुर्कों का कब्जा हो गया था कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद। तो वो रास्ते मुश्किल हो गए। अच्छा। जहाज बनाने की तकनीक, समुद्री यात्रा, नेविगेशन, ये सब तरक्की कर रहा था। वो जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, उसकी तार्किक सोच का भी असर था। तो नए रास्ते खोज रहे थे। बिल्कुल। और भारत में उन्हें मसाले मिले, सूती कपड़े मिले, इन चीजों की यूरोप में बहुत मांग थी। उन्होंने फिर सूरत, मसूलीपट्टनम, पटना जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां खोली। ये फैक्ट्रियां मतलब गोदाम टाइप की होती नहीं? हाँ, व्यापारिक कोठियां या गोदाम कह सकते हैं। पटना वाली डच फैक्ट्री की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है। कोई 1632 कहता है। हाँ, कुछ स्रोत और शायद बीपीएससी भी 1632 मानते हैं, कुछ और 1658 कहते हैं। खैर, डचों ने शुरू में मसाला व्यापार पर, खासकर इंडोनेशिया में, काफी दबदबा बनाया। और भारत में? भारत में उन्होंने कोरोमंडल तट से सूती कपड़ों का बहुत व्यापार किया। सच तो ये है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप में मशहूर करने में डच और फ्रांसीसियों का बड़ा हाथ था। लेकिन फिर वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। नहीं, अंग्रेजों से उनकी टक्कर हुई, खासकर चिंसूरा की लड़ाई में वो हार गए। उसके बाद उनका ध्यान ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया पर ही रह गया। अच्छा, तो डच हट गए फिर मैदान में, मुख्य तौर पर अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से फिर वो कर्नाटक युद्धों की कहानी शुरू होती है। आज का जो तमिलनाडु और आसपास का इलाका है, उसे तब कर्नाटक कहते थे। सही। उसी इलाके में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी। मतलब दोनों ही कंपनियां अब भारतीय रियासतों के जो आपसी झगड़े थे, उनमें दखल देने लगी थीं। अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पहला कर्नाटक युद्ध तो असल में यूरोप में जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी का एक तरह से विस्तार था यहाँ। और इन युद्धों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो गई और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो गया। और इस रास्ते पर अगला बड़ा पड़ाव था प्लासी की लड़ाई, 1757। इसे तो अक्सर भारत में ब्रिटिश राज की नींव कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, लेकिन सच पूछिए तो ये लड़ाई कम और सौदा या साजिश ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के लोगों को तोड़ लिया था। हाँ, सेनापति मीर जाफर, बड़े बैंकर जगत सेठ, इन सबको अपनी तरफ मिला लिया था। सिराज तो एक नौजवान स्वाभिमानी नवाब थे। वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत, उनकी किलेबंदी से खुश नहीं थे। तो मैदान में ज्यादा लड़ाई हुई ही नहीं। नाम मात्र की। प्लासी का असली महत्व ये है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक तरह से किंग मेकर बना दिया।
उनके राजनीतिक इरादे अब साफ हो गए थे। व्यापार से राजनीति की तरफ। बिल्कुल। फिर आया बक्सर का युद्ध 1764। यहाँ शायद असली लड़ाई हुई थी। हाँ, बक्सर सैन्य लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्लासी के बाद जो नवाब बने मीर कासिम, वो थोड़े काबिल थे। उन्होंने कोशिश की अंग्रेजों के असर से निकलने की। जैसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, सेना को थोड़ा यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात वो जो दस्तक था। हाँ, वो टैक्स फ्री व्यापार का परमिट। हाँ, अंग्रेज उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मीर कासिम ने उसका विरोध किया, बस यही अंग्रेजों से ठन गई। और बक्सर में मीर कासिम अकेले नहीं लड़े थे, उनके साथ और भी लोग थे। नहीं, अकेले नहीं थे। उनके साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। मतलब एक तरह से उत्तर भारत की 3 बड़ी ताकतें एक साथ थीं। फिर भी हार गए। हाँ, अंग्रेजों की सेना ज्यादा अनुशासित और बेहतर थी। उन्होंने इस गठबंधन को हरा दिया और बक्सर की जीत के बाद जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि 1765, वो बहुत ही अहम है। उसमें क्या हुआ? उसी संधि के तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी? हाँ, इसका ठीक मतलब क्या था? दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व का अधिकार, और प्रशासन का काम यानी निजामत वो नवाब के पास ही रहा। अच्छा, मतलब पैसा कंपनी वसूलेगी और राजकाज नवाब देखेंगे। हाँ, यही था द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट। इसमें अधिकार तो सारे कंपनी के पास थे, लेकिन जिम्मेदारी नवाब की। नतीजा, बंगाल की जनता का भयंकर शोषण हुआ, कंपनी मालामाल हो गई। तो युद्ध जीतने के अलावा अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और भी तरीके अपनाए होंगे। वो सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत, ये सब क्या था? बिल्कुल, लड़ाइयां तो थीं ही, पर ये नीतियां भी बहुत कारगर रहीं उनके लिए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तो बहुत चालाकी भरी थी। उसमें क्या होता था? भारतीय राजाओं को कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसके बदले में राजा को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्चा भी राजा ही देता था। हाँ, भारी खर्चा राजा को ही उठाना पड़ता था। साथ में अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी, और एक अंग्रेज अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, वो राजा के दरबार में बैठ जाता था। मतलब धीरे धीरे राज पर कब्जा। एक तरह से राज्य को अंदर से खोखला करने का तरीका था ये। और वो लॉर्ड डलहौजी की नीति, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो तो सीधे सीधे राज्यों को हड़पने की नीति थी। अगर किसी राजा का अपना बेटा मतलब पुरुष वारिस नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। गोद लेने के अधिकार को नहीं माना। अच्छा। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कई राज्य इसी नीति के शिकार हुए। इसके लिए एक स्मरक या मेमोलिक भी है, सजा से भागो मत उदय। सजा से भागो मत उदय। स से सतारा, हाँ, जा से जैतपुर, हाँ, से संबलपुर, भागो से बघाट, म नहीं, उदय से उदयपुर, झांसी, नागपुर। अच्छा, इसने तो राजाओं में बहुत गुस्सा भर दिया होगा। बिल्कुल। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये नीतियां भी थीं। और अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया, जबकि वहां ये सिद्धांत लागू भी नहीं होता था। अंग्रेजों का सामना सिर्फ बंगाल या उत्तर भारत में ही नहीं हुआ होगा। दक्षिण में मैसूर था, पश्चिम में मराठे थे। हाँ, बिल्कुल। मैसूर में हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। 4 लड़ाइयां हुई उनके साथ। टीपू सुल्तान तो काफी मशहूर है। हाँ, टीपू ने तो फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बनाने की भी कोशिश की, रॉकेट तकनीक में भी काम किया। वो अंग्रेजों के लिए वाकई एक बड़ा खतरा थे। इसीलिए जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी हार हुई और वो मारे गए, तब जाकर अंग्रेजों ने राहत की सांस ली। इसके लिए भी कोई निमोनिक है गवर्नर जनरल्स का? हाँ, मैसूर युद्धों के समय के लिए कहते हैं, मैं कंपनी में हंसते हंसते भुट्टा खा रहा था और मुझे मजा आ रहा था। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलिजली। अच्छा, और मराठे? वो तो समय बहुत बड़ी ताकत थी। मराठे वाकई बहुत बड़ी चुनौती थे, लेकिन उनमें आपसी फूट बहुत थी। अलग अलग सरदार थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। पेशवा का नियंत्रण कमजोर हो गया था। तो वो एकजुट होकर नहीं लड़ पाए? नहीं, अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और आखिरकार मराठा शक्ति भी खत्म हो गई। उनका बहुत बड़ा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। मराठा युद्धों के गवर्नर जनरल के लिए भी हैं? हाँ, मराठे हंसते हुए बढ़िया लगते हैं, इसलिए वो हंसते ही रहते हैं। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले युद्ध के बाद वो सालबाई की संधि हुई थी,
उससे कुछ समय शांति रही, पर वो टिकी नहीं। और उत्तर पश्चिम में पंजाब? रणजीत सिंह का जिक्र आता है। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने एक बहुत मजबूत सिख साम्राज्य बनाया था, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। लाहौर उनकी राजधानी थी, अमृतसर आध्यात्मिक राजधानी। जब तक वो थे, अंग्रेज पंजाब की तरफ नहीं देख पाए? बिल्कुल नहीं। उनकी फौज बहुत ताकतवर थी। वो ज़मान शाह वाली घटना भी है, जब उन्होंने उसकी तोपें वापस भिजवा दी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। और अंग्रेजों ने फायदा उठाया? हाँ, 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए और उसके बाद पंजाब भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। इसके लिए निमोनिक है, सिख बोले हरा देंगे, पंजाब एनेक्स हुआ तो वो डल हो गए, मतलब हार्डिंग और डलहौजी। बर्मा के साथ भी युद्ध हुए? हाँ, बर्मा के साथ 3 युद्ध हुए और आखिरकार बर्मा को भी मिला लिया गया। इसका निमोनिक है, बर्मा में रेस्ट करने गए, एनेक्स कर लिया। डफर वाला फैसला था, मतलब एमहर्स्ट, डलहौजी और डफरिन। नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत, इनके साथ भी कुछ न कुछ चलता रहा। हाँ, विदेश नीति के तहत अंग्रेज इन इलाकों में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे या कम से कम रूसी प्रभाव को रोकना चाहते थे। अफगानिस्तान में तो उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। वो ऑकलैंड वाली नीति, औकात। तो ऐसा लगता है कि युद्ध और संधियों से धीरे धीरे लगभग पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ, करीब करीब। इसका आम लोगों पर, खासकर किसानों पर क्या असर पड़ रहा था? असर बहुत ही बुरा था। अंग्रेजों का मुख्य मकसद था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। इसके लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों में नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आई स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और लगान की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी। हमेशा के लिए? हाँ, सरकार का हिस्सा फिक्स हो गया, लेकिन जमींदार किसानों से कितना भी वसूल सकते थे। फिर दक्षिण और पश्चिम भारत में आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसमें क्या था? उसमें सरकार सीधा किसानों से, यानी रैयत से लगान लेती थी, जमींदार बीच में नहीं थे। थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग में। और उत्तर भारत में? वहां आई महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें पूरे गांव यानी महाल से इकट्ठा लगान तय होता था। ये NWFP, पंजाब, मध्य प्रांत, गंगा के मैदानों में लागू हुई। हॉल्ट मैकेंजी का नाम इससे जुड़ा है। सुनने में ये व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, पर क्या इनका नतीजा एक जैसा ही था किसानों के लिए? हाँ, नतीजा कमोबेश एक ही था। किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, टैक्स की दरें बहुत ऊंची थी और वसूली बड़ी सख्ती से होती थी, चाहे फसल खराब ही क्यों न हो गई हो। तो किसान कर्ज में डूबते गए होंगे? बिल्कुल, साहूकारों के चंगुल में फंसते गए, जमीनें हाथ से निकलती गईं और फिर वो बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाएं भी फैली। कमियोटी, दुबला हाली, पनियाल प्रथा, बहुत शोषण था। जाहिर है, इतना शोषण होगा तो लोग चुप तो नहीं रहेंगे। क्या इसके खिलाफ विद्रोह भी हुए? हाँ, बिल्कुल हुए। किसानों ने भी किए और खासकर आदिवासियों ने बहुत जोरदार विद्रोह किए। आदिवासियों के विद्रोह के क्या कारण थे? मुख्य कारण था अंग्रेजों का उनके जीवन में दखल देना। उनके जंगल छीन लिए, उनकी जमीन पर कब्जा किया, उनकी जो पारंपरिक खेती थी जैसे झूम खेती, उस पर रोक लगा दी। उनकी संस्कृति में भी दखल दिया, जैसे खोंड जनजाति में नरबली पर रोक लगाए। तो उन्होंने हथियार उठा लिए? हाँ, जैसे छोटा नागपुर इलाके में कोल विद्रोह हुआ बुद्धू भगत के नेतृत्व में। फिर मुंडा विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का उलगुलान तो बहुत ही मशहूर है। बिरसा मुंडा। हाँ, संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। ये जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था। पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ चित्तर सिंह के नेतृत्व में। हो, कुकी, चुआर या भूमिज विद्रोह बंगाल में। कई विद्रोह हुए। खासी विद्रोह का भी जिक्र आता है। हाँ, मेघालय में। वहां अंग्रेज सड़क बना रहे थे, जिसका तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी लोगों ने विरोध किया। ये सब दिखाते हैं कि ब्रिटिश नीतियां कैसे लोगों के जीवन को तहस नहस कर रही थीं। और किसानों के विद्रोह? नील विद्रोह का नाम काफी सुना है। हाँ, बंगाल का नील विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। वहां यूरोपियन बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे अपनी शर्तों पर। वो 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कट्ठा जमीन पर नील उगाना? हाँ, प्रति बीघा। किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दिगंबर बिस्वास और विष्णु चरण बिस्वास इसके बड़े नेता थे। ये काफी सफल भी रहा। और भी हुए किसानों के विद्रोह? हाँ, जैसे बंगाल में ही पाबना विद्रोह हुआ। दक्कन में दंगे हुए साहूकारों के खिलाफ। केरल में मोपला विद्रोह हुआ।
जहां मुस्लिम किसान ज्यादातर हिंदू जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इन विद्रोहों से क्या किसान संगठित भी होने लगे? हाँ, धीरे धीरे किसान सभाएं बनने लगी। जैसे बिहार, यूपी, बंगाल में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को संगठित किया। पंजाब में सोहन सिंह भाखना का नाम आता है। तो ये जो सारा असंतोष था अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समूहों में, क्या ये धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा था? हाँ, बिल्कुल। और इसमें 1905 का बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। लॉर्ड कर्जन ने किया था ये? हाँ, लॉर्ड कर्जन ने। कहने को तो कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन में मुश्किल होती है, लेकिन असली मकसद था बंगाल, जो उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था, उसे तोड़ना। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हाँ, पूरब में मुस्लिम बहुल और पश्चिम में हिंदू बहुल हिस्सा बनाकर। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। कैसे? इसके खिलाफ इतना जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़ों, सामानों की होली जलाई, बहिष्कार किया। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी ने बहिष्कार का सुझाव दिया था। और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया? हाँ, स्वदेशी उद्योग लगे। जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। रंगपुर नेशनल कॉलेज बना, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी ने छात्रों को जोड़ा। छात्रों की भूमिका भी अहम थी। बहुत। सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर निकाला छात्रों को डराने के लिए, तो उसके विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी बन गई। लेकिन हाँ, इसी समय कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। वो नरम दल और गरम दल वाली? हाँ, आंदोलन कैसे चलाया जाए, इस बात पर मतभेद इतने बढ़े कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी बन गई थी। हाँ, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति सफल हो रही थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के दबाव में 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। हाँ, उसी समय। और फिर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उनके आने से आजादी की लड़ाई में क्या बड़ा बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का एक नया तरीका दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आजादी की लड़ाई को आम जनता से गांव-गांव तक जोड़ दिया। उनके राजनीतिक गुरु गोखले थे। उनके शुरुआती आंदोलन कौन से थे? चंपारण? हाँ, चंपारण बिहार में नील किसानों के लिए, फिर खेड़ा गुजरात में किसानों के लगान माफी के लिए, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। ये तीनों सत्याग्रह सफल रहे। और फिर वो रॉलेट एक्ट आया। हाँ, 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग। हाँ, इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, और साथ में तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ था, खिलाफत मुद्दा। इन सब को लेकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये पहला इतना बड़ा पूरे देश का जन आंदोलन था। लेकिन ये वापस ले लिया गया था। हाँ, 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन संघर्ष तो रुका नहीं होगा, आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल, संघर्ष चलता रहा। 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसका भारी विरोध हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, पूर्ण स्वराज की मांग उठी। और फिर 1930 में वो दांडी मार्च। हाँ, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक बनाकर कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, टैक्स देने से मना किया। गोलमेज सम्मेलन भी हुए इसी दौरान। हाँ, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरे में गांधी जी भी गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग रखी, जिस पर गांधी जी सहमत नहीं थे। नहीं, गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ।
उसमें क्या तय हुआ? उसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बजाय प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, 71 से 147 कर दी गई। गांधी जी ने फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की। और फिर आखिरी बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के माहौल में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ये बहुत व्यापक और तीव्र आंदोलन था। इस पूरे दौर में मतलब गांधी जी के आंदोलनों के साथ साथ क्या क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी? हाँ, बिल्कुल। एक धारा वो भी थी जो मानती थी कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिलेगी। विनायक दामोदर सावरकर का मित्र मेला या अभिनव भारत, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का मुजफ्फरपुर बम कांड, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, काकोरी कांड, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी, फिर बंगाल में सूर्य सेन का चिटगांव शस्त्रागार छापा, जिसमें कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेदार जैसी महिलाएं भी शामिल थीं। इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो दोनों धाराएं, गांधीवादी और क्रांतिकारी, मिलकर आजादी की जमीन तैयार कर रही थी। बिल्कुल। और आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। हाँ, हालात बदल चुके थे। इंग्लैंड कमजोर हो गया था, भारत में राष्ट्रवाद चरम पर था। पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय बनकर आए और उन्होंने ही विभाजन की योजना पेश की। हाँ, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत की आज़ादी और दुखद विभाजन तय हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ विभाजन का दर्द भी मिला। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसके बाद भी चुनौतियां थीं, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसी रियासतों का भारत में विलय, जैसे सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से संभाला। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी एक तरह से मुगल सूरज के ढलने से लेकर भारत की आज़ादी के उगने तक की कहानी। एक व्यापारिक कंपनी का साम्राज्य बनना, क्षेत्रीय ताकतों का उठना और गिरना, आम लोगों का शोषण, उनका प्रतिरोध, और फिर एक लंबा जिसमें बहुत से अलग अलग तरीके शामिल थे, उस संघर्ष के बाद आज़ादी का मिलना। सही। इसमें एक बात जो साफ दिखती है वो ये कि कैसे बाहरी ताकतों ने भारत की जो अंदरूनी कमजोरियां थीं, जो विभाजन थे, उनका फायदा उठाया। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात ये कि आज़ादी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की वजह से नहीं आई। इसमें किसान, आदिवासी, मजदूर, छात्र, महिलाएं, क्रांतिकारी, समाज के हर हिस्से का, हर तबके का योगदान था। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मान लीजिए बाद के मुगल शासक थोड़े ज्यादा काबिल होते, या फिर 18वीं सदी में ही मराठे, मैसूर निजाम जैसी जो बड़ी भारतीय ताकतें थीं, वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन हाँ, ऐसे सवाल हमें उन मोड़ों पर, उन संभावनाओं पर सोचने का मौका जरूर देते हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।